अमीरों ने कमाल कर दिया। सच्ची मतलब जहां 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है मुफ्त में, वहां इतने अमीर लोग। सो हियर इज द नंबर अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स। भारत के 100 सबसे अमीर लोगों के पास 1.1 ट्रिलियन डॉलर्स है। ओके नाउ लेट्स डू द कैलकुलेशन हो गया ये किस रफ्तार से बढ़ रहा है। अगर पिछले साल की बात की जाए तो इसमें 40% की ज्यादा बढ़ोतरी है। लास्ट ईयर द अमाउंट वाज 799 बिलियन डॉलर्स, लेकिन इस साल ये 40% बढ़ा है। इट इज 1.1 ट्रिलियन डॉलर्स और ये वर्ल्ड की टोटल वेल्थ का 7% भी है। इफ यू लुक एट द बिगर पिक्चर पीपल आर सो हैप्पी कि 100 लोग भारत के जिनकी टोटल वेल्थ 1.1 ट्रिलियन डॉलर पहुंच चुकी है। लेकिन ये चिंता की बात है, जितने ज्यादा लोगों में पैसा बटा रहे वो उतना ज्यादा खर्च करेंगे, इससे देश की प्रगति ज्यादा होगी। एंड इनकम इनक्वालिटी आपको सब जगह सुनने को मिलेगा कि 1% के पास 40% संपत्ति है और बॉटम के 50% के पास केवल 13%। लेकिन मैं आपको उन 1% में भी इनकम इनक्वालिटी बता सकता हूं। सच्ची सच्ची। ओके तो टॉप के 1% में नंबर 1 पे अंबानी साहब। ओके अंबानी साहब की नेटवर्थ है 119.5 बिलियन डॉलर्स। अंबानी साहब नंबर 1। नंबर 2 पे गौतम अडानी साहब, इनकी नेटवर्थ है 116 बिलियन। नंबर 3 पे सावित्री जिंदल। एंड चेक आउट हर नेटवर्थ। डिफरेंस समझो नंबर 2 और नंबर 3 के बीच। नंबर 3 की नेटवर्थ है 43.7 बिलियन डॉलर्स। नंबर 2 की नेटवर्थ है 116 बिलियन डॉलर्स। 70 बिलियन का अंतर है। या तो इनक्वालिटी बिलियनियर्स में भी चल रही है। मोदी जी मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, थोड़ा तो क्रेडिट लेना पड़ेगा। लेट्स कंटिन्यू दैट। और ये इनकम इनक्वालिटी देश की हर जगह पर देखने को मिलेगी। मतलब 10% लोगों के पास 57% आमदनी है और नीचे के 50% बस 13% पे गुजारा कर रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया कि हेल्थ केयर में 63 मिलियन लोग हमारे देश में अच्छी मेडिकल सुविधाएं प्राप्त नहीं कर पाते। 74% लोग अभी हेल्दी डाइट अफोर्ड नहीं कर पाते। हंगर इंडेक्स में कोई माने ना माने पर ये नंबर तो है हमारे देश का। और सोचिए इनकम इनक्वालिटी इसी तरह बढ़ती रही तो एजुकेशन सेक्टर में भी कुछ ही लोग अच्छी शिक्षा ले पाएंगे। फिर से एक बात बताओ, जितने ज्यादा लोगों के पास पैसा होगा वो उतना ज्यादा खर्च करेंगे, इससे देश की ज्यादा तरक्की होगी। यही सही मॉडल है, ना कि टॉप के 100 लोगों के पास 1.1 ट्रिलियन डॉलर्स हो और बाकी लोग बस गरीबी में जीते रहे हैं और स्ट्रगल करते हैं। सो व्हाट इज द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन क्या है मित्रों? जब इतना पैसा आ रहा है देश के अमीर लोगों के पास कि वर्ल्ड की 7% वेल्थ भारत के 100 लोगों के पास है, तो ये देश का भला क्यों नहीं कर रहे? नेशन रियली वांट्स टू नो। बहुत सारे डिस्कशन होते हैं इस बात पर। किसी ने बात करी है सुपर टैक्स की, जैसे कि देश के मिडिल क्लास पर रोज नए टैक्स लगा के जाते हैं, वैसे इन अमीरों पर टैक्स क्यों नहीं लगाया जाता? अगर ये सुपर टैक्स लगाया जाए तो जानते कितनी कमाई हो सकती है? ये टैक्स नेशनल इनकम का 0.5% रेवेन्यू ला सकता है। एंड गवर्नमेंट कैन यूज दिस ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी फॉर द बेटरमेंट ऑफ अ कंट्री। एजुकेशन में खर्च करो, इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करो, कितनी सारी चीजें। ये क्यों नहीं हो सकता? एंड द रीजन व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट सुपर टैक्स बिकॉज़ इन्होंने जब बजट लाया था इस बार का तो जीएसटी पर बहुत डिबेट हुआ था। जीएसटी में कौन कितना कंट्रीब्यूट करता है? मिडिल क्लास की बात हुई। सो द मिडिल क्लास ऑफ द कंट्री कंट्रीब्यूटिंग 33% इन जीएसटी। लोअर स्मॉल टैक्स पेयर्स कंट्रीब्यूट्स 50%, बट व्हाट अबाउट द रिच पीपल? व्हाट अबाउट दोस 1%? दे आर कंट्रीब्यूटिंग ओनली 3%। मतलब बॉटम के 50% जो कि बहुत गरीब है वो देश की 2/3 जीएसटी पे कर रहे हैं। इतना सबके बाद व्हाट अबाउट इनकम ग्रोथ? किसकी इनकम कितनी बढ़ रही है ये जानना भी बहुत जरूरी है। एंड इफ यू लुक एट द डेटा कि किसकी कितनी इनकम बढ़ी है 2016 से 2021 के बीच, जस्ट लुक एट दिस ग्राफ। जो सबसे गरीब है उसकी 20% घटी है, जो सबसे अमीर है उसकी 20% बढ़ गई है। लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास भी स्ट्रगल कर रहे हैं और बस अपर मिडिल क्लास ने थोड़ी ग्रोथ दिखाई है। दिस इज अनफेयर गाइस, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। तो अमीरों के कर्ज माफ करने के बजाय उन पर टैक्स लगा के देश का ज्यादा विकास किया जा सकता है। जब ये लोग इतना नाम कर रहे हैं फोर्ब्स की मैगजीन में, तो थोड़ा देश का भी भला कर सकते हैं। ये आइडिया निर्माता को आता क्यों नहीं है? अगर कंपैरिजन की बात की जाए तो 2019 से 2024 के आते-आते ये जो पैसा है अमीरों का ये डबल हो चुका है। और बात किस चीज की हुई थी? किसकी? किसानों की आय डबल करने की। देश के किसानों की आय दो गुना करने का लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ना। और डबल किसकी आय हो गई? इन लोगों की। मतलब ये बहुत हैरानी की बात है, ऐसा देश जहां 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन मिलता है, वहां पर इतने सारे बिलियनियर्स हैं। 1991 में इंडिया में केवल 1 बिलियनियर हुआ करता था। इंडिया में केवल 1 बिलियनियर हुआ करता था, लेकिन अभी इस वक्त आप चेक करोगे तो इंडिया में 334 बिलियनियर्स हैं। जानते हो वो 1 बिलियनियर कौन था जो 1991 में था? वो आते थे बिरला फैमिली से। एंड वन मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट, आई एम नॉट एडिंग फ्रॉम माय सेल्फ, केन्या के प्रेसिडेंट ने खुद कहा, वायरल भी हुआ था, जस्ट लिसन टू दैट। मतलब इतनी हेल्प इन भाई साहब को केन्या के प्रेसिडेंट से भी मिलवा है। या by the Prime Minister Narendra Modi former president of Kenya was saying something today and it went viral. to visit this company's infrastructure projects. And he said that Prime Minister Modi introduced us with Adani. We're talking about Adani Group of companies. तो ये देश एक रास्ते पे जा रहा है जिसमें लोग अमीर होते चले जा रहे हैं और कुछ लोग गरीब होते चले जा रहे हैं। ये चिंता का विषय है। ये तो वो 1% लोग हैं जो बहुत अमीर है, बिलियनियर्स। व्हाट अबाउट मिलियनियर्स? वो भी तो देश छोड़ के जा रहे हैं। इस साल 4300 मिलियनियर्स आर लीविंग इंडिया। ये एक अप्रोक्सीमेटेड डेटा है। ये भी चिंता का विषय है। एंड देयर आर सो मेनी आर्टिकल्स, अ गुड थिंग दैट इन 2027 वी विल बिकम द थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। हम जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ने वाले। बट फॉर्मर आरबीआई गवर्नमेंट डी सुब्बाराव ने कहा था कि हमारी इकोनॉमी बड़ी है क्योंकि हम लोग ज्यादा हैं। वी आर ऑलमोस्ट 1.4 बिलियन पीपल। फिर भी हम एक गरीब देश है। हम 2027 के बाद दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे, फिर भी हमारी पर कैपिटा इनकम सिर्फ $2600 है। इसलिए हमें पर कैपिटा इनकम को बढ़ाने की जरूरत है, नहीं तो हम गरीब ही रह जाएंगे। और ये जो ग्राफ मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूं, ये बता रहा है कि पिछले सालों में इनकम इनक्वालिटी कितनी बढ़ी है। जस्ट लुक एट दिस टेबल। ये जो आप टेबल देख रहे हो आपको आसानी समझ आएगी। अभी की बात नहीं, 1961 की बात है। तब से अब तक बॉटम 50% का टोटल वेल्थ में शेयर कैसे कम होता चला गया। 1961 70 में 12.29% हुआ करता था और 2011 और 20 के बीच 6.12% रह गया। और टॉप 1% आप देख सकते हो शेयर कितनी तेजी से बढ़ा है। एंड दिस इज नॉट गुड फॉर द पीपल ऑफ इंडिया। और इन सब बातों को सुनकर एक विचार सबके मन में आता है। कौन सा? कि जब हमारे देश के अमीरों के पास इतना पैसा है तो सरकार गरीबों को क्यों नहीं छोड़ रही है? हम आपको शुरू में जानकारी दे रहे हैं, हमने इसमें एवरेज रखा है 100 रुपए। लेकिन 100 रुपए में जो माल आज आप खरीद रहे हैं वह 10 बरस पहले कितने में खरीदते थे, इसको लेकर एक साफ तौर पर एक डाटा निकाला गया है। सब्जी 32 रुपए की सब्जी जो 2014 में थी आज वो 100 रुपए हो गई है। हम आपको बताएंगे भी कि इस दौर में सरकारी कर्मचारियों का भत्ता कितना बढ़ गया, प्राइवेट सेक्टर में रोजगार में कमाई कितनी बढ़ गई, लेकिन इन सबका असर कैसे क्या हुआ ये पहले आंकड़ों से समझ लीजिए। सब्जी 32 रुपए की सब्जी जो 2014 में थी अब 100 रुपए की हो गई है। 28 रुपए का तेल 100 रुपए में हो गया है। लगभग 47-48 रुपए का फल 100 रुपए में हो गया है। 27 रुपए की दाल या 26 रुपए 50 पैसे की दाल 100 रुपए में अभी मिल रही है। किसानों में जो बीज मिलता था वो बीज इससे पहले लगभग 29 रुपए में जो मिलता था वो आज 100 रुपए में मिलता है। जो खाद की कीमत थी वह 31 रुपए थी जो बढ़कर अब 100 रुपए हो गई है। डीजल 2014 में 60 रुपए था आज वो 100 रुपए मिलता है। जितना डीजल 60 रुपए में तब मिलता था अब वो 100 रुपए में मिलता है। पेट्रोल तब 75 रुपए मिलता था वह 100 रुपए में मिलता है। आप घर में जो व्हाइट वॉश कराते हैं उसकी कीमत उस वक्त 25 रुपए थी, आज वो बढ़कर 100 रुपए हो गई है। ये एक बेसिक जानकारी है इस देश में हर मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के लिए कि उसकी जानकारी में ये बताया कि अगर आप औसत निकालेंगे तो 38 रुपए 50 पैसे की कीमत अब 100 रुपए हो गई है। इतनी महंगाई और इतनी परेशानियों के बीच मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास खास तौर से या अपर मिडिल क्लास को भी ले लीजिए, इनकी जो औसत आय जो बढ़ी है वो औसत आय लगभग बढ़ी है 5% से लेकर 11% के बीच में। और यहां पर 100% से ज्यादा एवरेज जो फल का एवरेज है वो 100% को पार करता है और बाकी सब तो 150% से ज्यादा की बढ़ोतरी इस दौर में हर चीज की हो गई है। तो जो पैसा आपकी जेब में जा रहा था और जो बाजार से आप सामान खरीदने जाते थे, इन दोनों का फर्क आप एक बेसिक लाइन में समझ रहे होंगे। दूसरी परिस्थिति यहां से शुरू होती है तो फिर सरकार करती क्या है? सरकार ने इस दौर में जो जीएसटी का खेल खेला और जीएसटी के आश्रय इस देश के भीतर अलग अलग टैक्सों के जरिए जो वसूली शुरू हुई, चाहे वो सेस के जरिए हो, वो एजुकेशन सेस हो सकता है, एजुकेशन के साथ हेल्थ सेस हो सकता है, ये जो कम्युनिकेशन सेस होता है इस देश के भीतर में रोड और ट्रांसपोर्ट सेस भी होता है। इसको अगर सबको मिला दीजिएगा तो 2014 में अगर उस पीरियड में आप जाइएगा तो आज की तारीख में जैसे आप इस देश का बजट 48 लाख करोड़ का है और सरकार टैक्स से तकरीबन 43 लाख करोड़ रुपए लेती है, यानी इसको अगर आप 100 रुपए में कन्वर्ट कर रहे हैं, सीधे तौर पर इसको इस रूप में समझिए, तो आज की तारीख में अगर सरकार के पास 100 रुपए हैं
तो सरकार उसमें से 90 रुपए से ज्यादा आपसे टैक्स वसूलती है। तो सरकार आपके टैक्स से पैसे से चलती है। उसी में से किसानों को किसान सम्मान निधि दिया गया, उसी में से 5 किलो अनाज दिया गया, उसी में से बैंक ट्रांसफर हो रहा है। सरकार की कोई अलग जेब नहीं है। जो टैक्स का पैसा है उसी को दिखलाना और बतलाना है। तमाम योजनाएं उसी के तहत चलती है। एक सवाल आपके जहन में यहां पर तुरंत आ जाना चाहिए, यार ये तो हमारा ही पैसा है। बिल्कुल आप ही का पैसा है। इससे पहले की जो सरकारें होती थी वो डरती थी, घबराती थी, बोल नहीं पाती थी। लेकिन अब के दौर में सब कुछ खुला खेल है। खुले तौर पर ये कहा जाता है कि देखिए हम दे रहे हैं। ये हम का मतलब ये है कि दरअसल हम ना होते तो आपको नहीं मिलता। और ये 100 रुपए में से 90 रुपए जो टैक्स के तौर पर वसूले जाने, तो आपके जहन में एक सवाल और होना चाहिए, 2014 में कितना टैक्स वसूली होती थी? उस समय जो 100 रुपए की कमाई थी उसमें से 65 रुपए टैक्स के तौर पर वसूले जाते थे। यानी 25 रुपया और बढ़ गया टैक्स वसूलने का इन 10 वर्षों में। कमाई कम हो गई, महंगाई बढ़ गई, टैक्स वसूली बढ़ गई। ये सारी परिस्थितियां आपके सामने हैं और आप बच के जा नहीं सकते हैं। बच के नहीं जाने का मतलब ये है कि जो लोग सोचते हैं कि दुनिया के दूसरे बाजार में चले जाएं, उनके लिए तो डॉलर सामने खड़ा है। आज की तारीख में 84-85 रुपए कहिए, 84 तो एक थोक मूल्य है, लेकिन जब आप बैंक के जरिए करेंसी कन्वर्ट करने जाएंगे तो कम से कम 85 से 86 रुपए ले रहा है। अब आपके जहन में ये सवाल होना चाहिए तब क्या था? तब 59 रुपीस 75 पैसा था जो बैंक का ट्रांसफर होता था $1 के मुकाबले। अब वो बढ़कर 85 रुपए पार कर गया। यानी यहां पर भी तकरीबन 25 रुपए की बढ़ोतरी सिर्फ डॉलर की कीमत में हो गई। यानी जो भारत के 13 लाख छात्र पढ़ाई के लिए दुनिया के अलग अलग देशों में इस फाइनेंशियल ईयर में गए, वह जो पैसा 2016 में दे रहे थे, अगर वो 10 लाख रुपए देते थे तो आज की तारीख में वो बढ़कर 15 लाख में देना पड़ रहा है सिर्फ डॉलर की कीमत को लेकर। और अगर ओरिजिनल आपको फैक्ट चाहिए तो दुनिया के बाजार में भारत के पैसा जो डॉलर में कन्वर्ट करके जो करेंसी जाती है, वहां पर ट्यूशन फीस और बाकी खर्चों को लेकर ये उस समय तक लगभग 3.5 लाख करोड़ थी, जो अब बढ़कर छात्र भी बढ़े, लेकिन अगर उतने ही छात्रों को आप रख लीजिए तो वो 5 लाख करोड़ हो गए। और अगर मौजूदा वक्त में आप कहेंगे अच्छा 13 लाख करोड़ हो गए तो कितना फीस दिया जा रहा है बाहर जो बच्चे जा रहे हैं, उसका एवरेज जो निकलता है वो तकरीबन 6 लाख करोड़ का निकलता है। तो वो जो पैसा बाहर जा रहा है वो इस देश में जिन्होंने कमाया और देश का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप एजुकेशन का हम कर नहीं पाए। सरकार कहती है दुनिया के दूसरे देशों से भारत आते हैं, लेकिन आपको यहां जानना होगा दुनिया के दूसरे देशों से जो भारत में पढ़ाई करने आते हैं दो ही तरह के लोग आते हैं। एक एक्सचेंज प्रोग्राम में जो अलग अलग देशों के बीच होते हैं, और दूसरा भारत से जो ज्यादा गरीब देश है, जैसे गरीब या कहें एजुकेशन के लिहाज से लगता है भारत आ जाए, उसमें अफगानिस्तान है, उसमें नेपाल है, उसमें भूटान है, उसमें श्रीलंका है, उसमें बांग्लादेश है, उसमें म्यांमार है, उसमें अफ्रीकन कंट्रीज है कुछ। ये एक परिस्थिति के भीतर भारत विकसित होने जा रहा है। भारत की इकोनॉमी दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रही है, लेकिन बात इससे अभी पूरे तरीके से साफ हुई नहीं। अगला मसला ये है कि जब इस देश के भीतर में किसी भी चीज को अगर आप रेल में सफर कर रहे हैं तो 10 वर्ष में 62% किराए का इजाफा हो गया। 62% के इजाफे का मतलब बहुत साफ है कि कल तक जो आप 100 रुपए में टिकट खरीद लेते थे, अब उसको देने के लिए आपको 162 रुपए देने होंगे। यह एक एवरेज है रेलगाड़ी के टिकट को लेकर। जो सोना खरीद रहे हैं वो भी समझ लें, आज की तारीख में 77,000 सोना है, 77,000 तोला है प्रति 10 ग्राम। उस पीरियड में अगर आइएगा तो उसमें से आप सीधे तौर पर 19-20 हजार कम कर दीजिए, 56,000 के लगभग आके खरीद जाइए। अब ये जो पूरी इकोनॉमी संभालने की प्रक्रिया के भीतर गवर्नेंस का हिस्सा आता है, वो और ज्यादा डराने वाला है। सरकार ने जानकारी दी थी कि उसने इस देश के भीतर में पहले 100 दिनों में ही जो प्रोजेक्ट्स शुरू किए, वो प्रोजेक्ट अपने तौर पर 15 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के थे, जो उन्होंने शुरुआती 100 दिनों में बताया। 15 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स का जिक्र किया गया, लेकिन सरकार का ही आंकड़ा बताता है कि जो बीते दिनों यानी बीते 5-6 वर्षों में तकरीबन 900 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो अधूरे पड़े हैं, आधे बने हैं, कहीं पर सिर्फ शिलान्यास हुआ है। इस स्थिति में इसका बोझ जो है सरकार पर 6 लाख करोड़ का बढ़ चुका है। यह भी सरकार का आंकड़ा है, ये कोई ऐसा आंकड़ा नहीं है जिसको लेकर आप अच्छा 6 लाख करोड़ बढ़ गया फिर ये 15 लाख करोड़ का कहां से जिक्र कर रहे हैं, तो इन योजनाओं का क्या होगा और ये कहां पर है इंफ्रास्ट्रक्चर। सरकार को बताना चाहिए कि जो 15 लाख करोड़ रुपए पहले 100 दिनों में जो उसने आंकड़े दिए, वो आंकड़ों की परिस्थिति कहां पर है, कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर का आंकड़ा। सरकार के जो अटके हुए प्रोजेक्ट हैं उसमें सबसे ज्यादा रेलवे के हैं, कम्युनिकेशन के हैं, रोड्स के हैं, एविएशन से जुड़े हुए हैं, माइन से जुड़े हुए प्रोजेक्ट्स हैं। ये सारा मैसेज देता है कि दरअसल देश की इकोनॉमी को लेकर जो कवायद होनी चाहिए वह सिर्फ आंकड़ों के इर्द गिर्द परसेंटेज में बताकर सरकार हर बरस कुछ नए परसेंटेज सामने लेकर आ जाती है। और हम आप उस परसेंट को डिवाइड गुना भाग तो करेंगे नहीं, ये तो समझ नहीं पाएंगे कि 20 रुपए का आलू 80 रुपए में क्यों हो गया, या 15 रुपए का आलू 60 रुपए में क्यों हो गया, 20 रुपए का प्याज 80 रुपए पार कैसे कर गया। और सरकार को इस दौर में बाकायदा सरकार के कर्मचारी लगे हुए हैं कि सस्ता चावल, सस्ता आटा, सस्ता प्याज लोगों तक पहुंचाया जाए। सरकार का ये काम तो नहीं था, लेकिन इस स्थिति में सरकार आ गई तो स्थिति अब उसके अनुकूल बची नहीं, तो देश भर में सस्ते प्याज पहुंचाने की परिस्थिति में सरकार ने प्रयासरत चीजों को कर दिया है। एवरेज जो आटा और चावल पहुंचा रहे हैं उसमें एवरेज लोगों की तादाद जो है वो तकरीबन 80 से 120 लोगों के बीच है, जो कर्मचारी इसमें लगते हैं। वो पैसा भी तो टैक्स पेयर का पैसा ही है, क्योंकि 90% तो टैक्स से पैसा वसूला जाता है। अब इस परिस्थिति में कुछ जो लोग